जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्टडी कॉन्सेप्ट में, जिसमें कि लगातार हम एक के बाद में एक अलग अलग सब्जेक्ट पर क्लासेस मैं लेते आ रहा हूं। जिसमें कि पिछली क्लासेस में मैंने हिस्ट्री की क्लासेस ली थी और अब मैं पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू रख रहा हूं यहाँ पर। तो पॉलिटी की इस क्लास में हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में यहाँ पर हमने छोड़ा था, जिसमें कि हमने कवर किया था एक्ट, जो कि कंपनी एक्ट से हमने यहाँ से शुरुआत की थी। कल की क्लास में मैंने कंप्लीट कर लिया था आपके लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि पिछली क्लास में मैंने पूरा समझा दिया। और उससे पहले उसकी जो पिछला इतिहास है, किस तरीके से ये एक्ट, जो कि जिनको कि ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ पर शुरू किया गया था, वो उसका पूरा का पूरा पिछला जो भी फैक्ट थे जिससे जुड़े हुए थे, यहाँ पर ये एक्ट किस तरीके से लेके आए, वो पूरा का पूरा मैंने इतिहास यहाँ पर आपको समझाया था। जिसमें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उससे जुड़े हुए सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने क्लियर पिछली क्लास में कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लास पे आ रहे हैं, तो वो उस क्लास को जरूर देख लें, उस क्लास को जरूर कंप्लीट कर लें, जिसमें कि आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा समझ पाएंगे। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे का जो एक्ट थे, जो कि कंपनी अधिनियम के तहत आते थे, कंपनी एक्ट के तहत आते थे। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में दो तरीके के एक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक तो कंपनी एक्ट, दूसरा क्राउन एक्ट, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन के तहत जब 1858 में यहाँ पर पूरा का पूरा जो भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था, तब वो एक्ट जो कहलाए वो क्राउन एक्ट कहलाए, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो एक्ट कहलाए, जो कि भारत शासन अधिनियम के तहत उसको जाना जाता है। तो दो तरीके के एक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कंपनी एक्ट मैंने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। तो कंपनी एक्ट का पहला मैंने पार्ट खत्म कर दिया है, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैंने कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, उसके आगे के एक्ट यहाँ पर हम आपको देखेंगे। तो वो कौन कौन से एक्ट होंगे जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें मैंने कंप्लीट जो किया है, वो पहला वाला एक्ट में कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसको मैंने पूरा समझा दिया है पिछली क्लास में। तो उसको आप देख लीजिएगा वहां से, और वहां से आप पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट मैंने उसमें कंप्लीट किए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि दो एक्ट यहां पर कंप्लीट कर पाए। एक तो अमेंडिंग एक्ट 1781, और उसके बाद में जब आया था पीस इंडिया एक्ट 1784। इन दोनों को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, और इसको इसके एक एक पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं 1781 का, 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है। 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। 1781 का अमेंडिंग एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसको कि 1781 का संशोधन अधिनियम में बुलाया जाता है, वो जो कि आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 के बाद। यानी कि जो इसमें 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी। उन खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने यहाँ पर इस एक्ट को लेके आए थे। यानी कि ये एक्चुअल में एक्ट नहीं था, उसी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें संशोधन किया था, और उसके बाद में उसको दोबारा लेके आए थे 1781 में। ठीक है, यानी कि ठीक 9 वर्ष बाद, यानी कि 9वें वर्ष में ये एक्ट आया था अमेंड करने के बाद में। लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, तो उसके बाद में फिर आगे आया था, वो आया था फिक्स इंडिया एक्ट 1784। उसकी भी पूरी की पूरी जो भूमिका थी, किस तरीके से वो एक्ट आया, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का में जो आया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसको पूरा करने के लिए, कुछ खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस अमेंडिंग एक्ट को पारित किया था। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में अब यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जिसे कि बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। इसको बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, बंदोबस्त कानून।
बंदोबस्त कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कानून के बारे में अगर हम जाने तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा उसकी जो काउंसिल थी, काउंसिल को क्या, जो उस समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, उस के दायरे से इसको मुक्त कर दिया था। यानी कि उसका जो क्षेत्र अधिकार था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में ये नहीं आता था। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा एक पॉइंट आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार प्री में पूछ लिए जाते हैं। सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और इसको बिल्कुल टेक्निकली पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल इस तरीके से याद करना है। यानी कि इस कानून में क्या हुआ था, अमेंडिंग एक्ट में गवर्नर जनरल गवर्नर जो जनरल था, गवर्नर जनरल तथा उनकी उसकी जो काउंसिल थी, उसकी जो काउंसिल थी, उस काउंसिल को यहाँ पर क्या, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो कि 1774 में स्थापित किया था, कलकत्ता में वो सर्वोच्च न्यायालय बना था, उससे उसका जो क्षेत्र अधिकार था, उसका जो दायरा था, उस दायरे से इसको मुक्त कर दिया था। ठीक है ना, उसके क्षेत्र अधिकार से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, इसको सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो उस टाइम बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से, क्षेत्र अधिकार से मुक्त रखा था इसको। क्षेत्र अधिकार से यहाँ पर मुक्त रखा गया, जो कि 1781 का ये अमेंडिंग एक्ट कहलाता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और इसमें गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के ऐसे कृत्य जो कि उनके पद धारण के अधिकार के लिए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उससे भी इसको मुक्त कर दिया। यानी कि गवर्नर जनरल जो भी काम करता था, या फिर उसकी काउंसिल जो भी ऐसे काम करती थी, जो कि वो जब उस पद पर बैठ जाते थे, तो उसके अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसके दायरे में जो भी चीज आती थी, उससे उसको मुक्त रखा था। यानी कि वो कुछ भी ऐसे कार्य कर सकते थे। ठीक है, जो कि 1781 का अमेंडिंग एक्ट कहलाता है। अच्छा, इस एक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कि कॉर्नवालिस एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एक्ट बनाया था, ये कॉर्नवालिस के लिए बनाया था। कॉर्नवालिस एक्ट भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल पद से जब वो जाता है, देन उसके बाद में कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आता है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, तब वो अपनी डिमांड रखता है। उस डिमांड में ये डिमांड थी, जो कि अमेंडिंग एक्ट की तहत आती है, जिसमें कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार थे, उसको यहाँ पर मुक्त रख दिया। तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के जो सेवक थे, यानी कि कंपनी में जो जॉब करते थे, ठीक है ना, उनको भी उनके कार्य करने के दौरान जो भी कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार थे, उसको भी मुक्त करा था। यानी कि इनके जो वर्कर थे, किसके, कंपनी के, कंपनी सर्वेंट भी यहाँ पर जो उनकी जो भी कार्य करते थे, उस पर उसके दौरान कार्रवाई के लिए सर्वोच्च अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार थे, उससे इसको मुक्त रखा था। बस ये याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ में यहाँ पर इस कानून के तहत जो कि अमेंडिंग एक्ट कहलाया, इसमें राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े हुए जो मामले थे, यानी कि जो रेवेन्यू के जितने भी यहाँ पर जो मैटर आते थे, और रेवेन्यू कलेक्शन की जो मैटर आते थे, उन सभी मैटरों को, यहाँ पे उन सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा था। यानी कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, जो कि एक कानूनी अड़ंगा था यहाँ पर गवर्नर जनरल के लिए, तो गवर्नर जनरल बनने से पहले ही कॉर्नवालिस ने ये सारी चीजें की डिमांड रखी थी, और जिसको कि अमेंडिंग एक्ट के तहत यहाँ पर लाया गया था, और उसको पूरी तरीके से फ्री होल्ड रखा गया था।
नॉर्मल, इसको यहाँ पर फ्री होल्ड रखा था, सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर रखा था, कानूनी तरीके से वो कहीं फंसे ना, इस कारण से ये चीजें यहाँ पर लाई गई थी। तो यहाँ पर राजस्व वसूली यानी कि रेवेन्यू और रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले, ठीक है ना, जो भी मामले थे उससे भी सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार थे जो उसके दायरे में आते थे, उससे इसको बाहर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी जितने भी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर गवर्नर जनरल को पूरी तरीके से बाहर रखा गया था, काउंसिल को बाहर रखा गया था, और कंपनी में काम करने वाले जितने भी वहां पे जो वो थे, वर्कर थे, जो सर्वेंट थे, उनको भी इसके क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर राजस्व वसूली के मामले, चाहे वो रेवेन्यू के हों या फिर अन्य जुड़े हुए मामले हों, उनसे भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में जितने भी वहां पर उस समय भारतीय लोग रहते थे, जो निवासी रहते थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बाहर हो गए थे, लेकिन कलकत्ता में निवासी, कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें कि बनाई गई कि न्यायालय हिंदू और मुसलमानों को जो निजी कानून के हिसाब से अपने मामले तय कर सकते था। मतलब यहाँ पर दोनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर हैंडल करने का एक कानून बनाया गया था, जिसमें कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अपने अपने जो उनके व्यक्तिगत कानून के हिसाब से यहाँ पर मामले तय किए गए। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप यहाँ लिखिएगा, इस कानून के तहत हिंदुओं के लिए उनके जो निजी कानून थे, यानी कि हिंदुओं के जो खुद के कानून बने हुए थे हिंदू धर्म के हिसाब से, वो कानून के हिसाब से यहाँ पे मामले तय होते थे। और मुसलमानों के उनके खुद के जो उस तरीके से जो कानूनी मामले होते थे उनके हिसाब से तय हुए मुस्लिम धर्म में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मामले तय किया जाते, यानी कि उनके निजी कानूनों के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट ये रहा। इसके बाद में अगला जो पॉइंट इस अमेंडिंग एक्ट में आता है, उसमें क्या, इस कानून के द्वारा ये भी व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर प्रांतीय न्यायालय की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पर दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि सीधे के सीधे यहाँ पर जो भी प्रांतीय क्षेत्र के जो भी व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी, प्रांतीय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ना छोड़ते हुए छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वहां पे जो न्यायालय थी, उस न्यायालय की जो अपील की जाए वो सुप्रीम कोर्ट ना जाते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पर दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट था यहाँ पर, इस कानून के तहत यहाँ पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए यहाँ पर नियम विनिमय बनाने के लिए भी इनको अधिकृत किया गया था। ठीक है ना, ये 4-5 पॉइंट थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि अमेंडिंग एक्ट में यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें कि प्रांतीय न्यायालय की जितनी भी अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट ना जाते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पे दायर होती थी। साथ ही साथ में यहाँ पर इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए नियम और विनिमय, यानी कि जो नियम थे, नियम बनाने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया था। यानी कि प्रांतीय न्यायालयों को, न्यायालय एवं काउंसिल के लिए जो भी नियम बनाए जाते थे, वो नियम यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में अधिकार थे, वो इसके लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत
इस अमेंडिंग एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये अमेंडिंग एक्ट के सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। यहाँ पर ये प्रमुख पॉइंट थे जो कि अमेंडिंग एक्ट में आए थे, तो इसको ऐसे ही याद रखना है, जो कि अमेंडिंग एक्ट कहलाता है 1781 का अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, 1781 का ये अमेंडिंग एक्ट है, और इस अमेंडिंग एक्ट के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, बंदोबस्त कानून गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया था। साथ ही साथ में कंपनी के सर्वेंट्स को यहाँ पर रेवेन्यू और उससे जुड़े हुए मामलों से भी यहाँ पर फ्री रखा था। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो पॉइंट थे, वहां पर कलकत्ता के सभी निवासी, कलकत्ता में रहने वाले जितने भी भारत के निवासी थे और अन्य निवासी, उन सभी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर अंतर्गत रखा गया था। और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए यहाँ पर उनके जो निजी कानून थे उसके हिसाब से मामले तय होते थे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, वो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए नियम और उनके जो कानून थे वो बनाने के लिए उनको अधिकृत भी यहाँ पर किया गया था। और एक बात और थी, जो यहाँ पर प्रांतीय न्यायालय की जितनी भी अपील होती थी, वो अपील सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाते हुए ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में ही दायर हो, ये भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी इस अमेंडिंग एक्ट के तहत। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है, अगला जो ये अमेंडिंग एक्ट के सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। ये अमेंडिंग एक्ट में पूरा कंप्लीट एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे चलते हैं, अगला जो एक्ट है उसको हम समझ लेते हैं, जो कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट कहलाता है। उसको भी हम अब यहाँ पर समझेंगे, जो कि मैंने बताया था कि दोनों यहाँ पर आज इसकी क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पीस इंडिया एक्ट 1784। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। पिछले में मैंने अमेंडिंग एक्ट पूरा आपको बता दिया। इसके सारे पॉइंट एक एक करके सारे समझेंगे कि ये एक्ट है क्या और ये किस तरीके से आया, उसके भी पूरा का पूरा यहाँ पर हम भूमिका देखेंगे कि इसकी कहानी कैसे बनती है। और पीस इंडिया एक्ट को जो एक्ट है जो कि भारत अधिनियम के तहत जाना जाता है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू हुआ था। तो इसमें ये पीट्स नाम कहाँ से आया, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि जब वॉरेन हेस्टिंग की यहाँ पर जो साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर कंपनी तथा संसद में एक मतभेद जो होते हैं, मतलब कि डिस्प्यूट पैदा हो गया था। काफी ज्यादा डिस्प्यूट पैदा हुआ, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने जो यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति लेके जो आया था, उससे यहाँ पर ये मतभेद पैदा हुए, जो कि कंपनी यानी कि उस समय की जो कंपनी जो भारत में यहाँ पर बिजनेस कर रही थी, व्यापार कर रही थी, साथ ही साथ में इंग्लैंड की संसद में यहाँ पर दोनों के बीच में एक डिस्ट्रक्शन पैदा हुआ, मतभेद यहाँ पर पैदा हो गए थे। कब? जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल रहा था। वॉरेन हेस्टिंग की बात की जाए तो 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जब बना था, तो इसी कारण से यहाँ पर 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने हेस्टिंग को यहाँ पर वापस बुला लिया। यानी कि 1773 से लेकर 1782 तक वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था, उसके बाद में यहाँ पर मतभेद पैदा हुए। उस मतभेद के कारण 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने वॉरेन हेस्टिंग को वापस बुलाया और बुलाया, और उसके लिए क्या किया था, यहाँ पर बुलाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव पारित किया। अब 1782 ईस्वी में, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग को वापस बुलाने के लिए एक प्रस्ताव, वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव यहां पर रखा। कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी कि जो उस समय की
जो एक संसदीय व्यवस्था थी इंग्लैंड में, उसको बुलाया जाता था हाउस ऑफ कॉमन्स। इस हाउस ऑफ कॉमन्स में यहां पर एक प्रस्ताव रखा, लेकिन यहां पर आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने संसद की इच्छा थी, यहाँ पर जो संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एक प्रपोजल रखा था उसको यहाँ पर नकार दिया, उसकी अवहेलना की और उसको यहाँ पर पूरी तरीके से एक सिरे से नकार दिया, यानी कि उसकी अवहेलना की किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो इस परिस्थिति को निपटने के लिए यहाँ पर कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए 1783 में इंग्लैंड की उस समय के जो तत्कालीन जो मंत्रिमंडल था, जो कि जिसको कि नॉर्थ फॉक्स का मंत्रिमंडल कहा जाता है, यानी कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के वो थे नॉर्थ फॉक्स। तो नॉर्थ फॉक्स के मंत्रिमंडल ने फॉक्स इंडिया बिल संसद में पेश किया। तब जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अवहेलना की और उसको यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया, तो उसके कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कंपनी पर पूरी तरीके से कंट्रोल संसद का और इंग्लैंड की गवर्नमेंट का आ जाए, तो उसके लिए 1783 में एक बिल आता है और वो बिल जो कहलाता है उसको बोलते हैं फॉक्स इंडिया बिल। फॉक्स इंडिया बिल, इसको फॉक्स इंडिया बिल क्यों कहा जाता है? ये जो पॉइंट है ये फॉक्स इंडिया बिल इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस समय इंग्लैंड का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे नॉर्थ फॉक्स। तो नॉर्थ फॉक्स की जो कैबिनेट थी वो कैबिनेट यहाँ पर बिल लेकर आई थी, इसलिए इसको फॉक्स इंडिया, और वो लेके आई थी बिल इंडिया के लिए। इंडिया में जो कंपनी उस समय काम कर रही थी उसके लिए बिल लेके आई थी, इसलिए इसको फॉक्स इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है। और ये 1783 में यानी कि 1783 में ये बिल उस समय का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जब उसको पूरी तरीके से एक सिरे से खारिज कर दिया, तो खारिज करने के बाद में यहाँ पर ये बिल लेके आई थी उस समय की कैबिनेट, संसद में इसको पेश किया गया 1783 में, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो संसद में प्रस्तुत हुआ। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक पारित हो जाने के बाद, यानी कि जब पेश किया गया, पेश होने के बाद में ये जो विधेयक था जो जिसको कि फॉक्स इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर पारित हो जाने के हो गया। तो पारित हो जाने के बाद यानी कि ये यहाँ पर उस तरीके से सभी ने उसको सहयोग दिया और आगे बढ़ा दिया कि हाँ ठीक है हम इसको मंजूर करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसको मंजूर किया और विधेयक पारित हो गया। हो जाने के बाद में सम्राट जॉर्ज तृतीय के विरोध के कारण यहाँ पर उस समय के जो किंग थे वो थे जॉर्ज तृतीय। इसको भी नोट कीजिएगा, इस समय जो जॉर्ज थर्ड उस समय के किंग थे, तो इन्होंने इस बिल को क्या किया था? इस बिल का विरोध किया था। ऐसे लिखिएगा, इसका विरोध किया, इस बिल का विरोध किया और विरोध के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि जॉर्ज किंग का घर था, उनका महल था, उसने यहाँ पर इस विधेयक को, इस बिल को अस्वीकार कर दिया। देन उसके बाद में जब इस बिल को, जो कि फॉक्स इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है, इस बिल को जब अस्वीकार कर दिया, देन उसके बाद में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जो नॉर्थ फॉक्स थे, नॉर्थ फॉक्स और साथ में उसके मंत्रिमंडल को यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ा। यानी कि इसके बाद में नॉर्थ फॉक्स कैबिनेट, इनको यहाँ पर रिजाइन करना पड़ा, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ गया। जब त्याग पत्र देना पड़ गया तो यानी कि उस समय की जो सरकार थी जो कि इंग्लैंड में थी, वो सरकार उस समय खत्म हो गई और फिर अगली सरकार के लिए यहाँ पर तैयारी हो गई। यानी कि अगली सरकार जब बन के आई थी तो उस समय नॉर्थ फॉक्स दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस समय पीट द यंगर नाम के एक बंदे था, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पीट्स इंडिया, ये वही पीट थे। तो उस समय जो नई सरकार बन के आई थी वो थी पीट द यंगर। उसने यहाँ पर नई सरकार बनाई और उसने 1784 में संसद में फिर से इंडिया बिल पेश किया, जिसको कि इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है, और जो कि पीट्स के कैबिनेट ने दिया था, इसलिए इसको, वो जो था वो फॉक्स इंडिया बिल था, लेकिन फॉक्स इंडिया बिल यहाँ पर अस्वीकार हुआ। इस कारण से ये पीट्स द यंगर, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर, जो कि काफी युवा व्यक्ति थे, इसलिए उनको पीट्स द यंगर की उपाधि से
नवाजा जाता है, उस तरीके से बोला जाता है। इसलिए जो इस बिल का नाम पीस इंडिया बिल के नाम से या पीस इंडिया एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो इस तरीके से ये पूरी घटना है इंग्लैंड की सरकार में घटी थी। देन उसके बाद में पीस तयंगर ने 1784 में संसद में इस बिल को पेश किया और उस बिल को यहाँ पर 1784 में पेश हुआ था, जो कि पीस की सरकार थी, इसलिए इसे पीस इंडिया बिल या फिर पीस इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इस पर पॉक्स के विरोध के कारण ये विधेयक गिर गया, यानी कि फिर से एक नई सरकार जो पीस तयंगर की बनी थी वो आई ऑफ पॉक्स उस समय थे, तो पॉक्स के समय में ये विधेयक पॉक्स ने फिर से गिरा दिया और संसद भंग हो गई उस समय। तो संसद भंग हुई, संसद भंग होने के बाद में फिर दोबारा से चुनाव हुआ, जिसमें कि पीस को भारी बहुमत से विजय मिली और विजय होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा था। यानी कि पीस इंडिया एक्ट जब आया था उस समय ये उतने पावरफुल तरीके से नहीं आया था, लेकिन सरकार दोबारा से जब आई उसमें भारी वोटों के साथ, भारी बहुमत के साथ में जब पीस से दोबारा जीत कर आए, तो जीतने के बाद में यहाँ पर फिर से इस बिल को लेके आया गया संसद में, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल रखा और बिल में थोड़े से अमेंडमेंट किए गए, कुछ संशोधन के साथ में इस बिल को दोबारा से संसद में लाया गया और उसके बाद में ये जो बिल था ये पारित हो गया। ठीक है, तो ये बिल आगे आके पारित हो जाता है, जो कि पीस इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पीस इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसके सारे पॉइंट्स एक एक करके यहां पर समझेंगे। पीस इंडिया एक्ट के नाम से, इसलिए ये पीस इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको क्लियर होने चाहिए कि इसका नाम पीस इंडिया एक्ट कैसे पड़ा था। तो इस तथ्य में ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो उन प्रावधानों को वो सारे के सारे पॉइंट्स एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट अपन देख लेते हैं यहाँ पर, इस अधिनियम के तहत सबसे पहले तो यहाँ पर 6 कमिश्नरों पर एक यहाँ पर कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। और उस पर एक बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर बनाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, जिसे कि भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया था। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसको पूरा का पूरा यहाँ पर जो अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र था भारत में, उस पर पूरा अधिकार इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिखिएगा। इस बोर्ड को, जो अंग्रेजों के अधीन भारत का क्षेत्र था, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं भारत अधिकृत, भारत अधिकृत अंग्रेजी क्षेत्र या फिर भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र, ये सही रहेगा। भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र पर यहाँ पर पूरा का पूरा अधिकार जो हुआ था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हो गया था। यानी कि जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, उसने यहाँ पर पूरा का पूरा अधिकार इस अमेंडिंग इस पीस इंडिया एक्ट के थ्रू ये दिया गया था। साथ ही साथ में इसके जो सदस्यों की नियुक्ति थी वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, सदस्यों की नियुक्ति जो होती थी वो सम्राट के द्वारा की जाती थी।
सम्राट के द्वारा की जाती थी। सम्राट इसकी नियुक्ति करते थे जितने भी इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे। तो अगर बात की जाए इसमें जो 6 सदस्य थे, वो 6 सदस्यों का रोल कैसा था और कौन कौन इसमें वो 6 सदस्यों में आते थे। सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था ब्रिटेन का एक मंत्री, जो कि अर्थ मंत्री के रूप में जाना जाता था, ठीक है, जो कि ब्रिटेन एक सब मिनिस्टर या फिर अर्थ मंत्री के रूप में जाना जाता था, वो एक सदस्य होता था। दूसरा ब्रिटेन एक विदेश सचिव, दूसरा जो था सेकंड वो विदेश सचिव कहलाता था। और 4 अन्य सम्राट के द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्य में से चुने जाते थे। तो प्रिवी काउंसिल थी उस समय, ठीक है ना, जिसको प्रोविंशियल काउंसिल के नाम से जाना जाता था, उसमें से सम्राट के द्वारा 4 सदस्य चुने जाते थे, यानी कि 1, 2 और दूसरा नंबर, यानी कि ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और बाकी के ये 4, ठीक है ना, जो कि जो थे वो सम्राट के द्वारा चुने जाते थे। ये भी सम्राट यानी कि करते तो सम्राट के द्वारा थे, लेकिन सम्राट के द्वारा यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रिवी काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने जाते थे। प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से जो प्रिवी काउंसिल होती थी उसमें से ये सदस्य चुने जाते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला जो पॉइंट था इसमें वो क्या था, वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट था यहाँ पर उस समय की जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल के अलावा, बंगाल में प्रेसिडेंसी कहलाती थी, यहाँ पे गवर्नर जनरल होता था। लेकिन इस जो अमेंडमेंट था जो कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट कहलाया, इसमें कुछ मूलभूत चेंजेस किए गए थे, जिसमें कि बंबई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे ना, उनको पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के अधीन यहाँ पर कर दिया गया था। यानी कि पहले थोड़ा सा था, लेकिन यहाँ पर 1784 में पूरी डिपेंडेंसी यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो उस समय था, क्योंकि ये जो गवर्नर थे ये गवर्नर, और बंगाल का जो कहलाता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के समय में यहाँ पर मुंबई और मद्रास के गवर्नर को पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसकी जो गवर्नर थे, जो गवर्नर थे, गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे भारत में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, परिषद की संख्या उस समय जब थी वो 4 थी, तो 4 से घटाकर उसमें से एक जो सदस्य था वो कम कर दिया गया और यहाँ पर 3 कर दी गई, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, यानी कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, काउंसिल की सदस्यों की संख्या यहाँ पर घटा दी गई। काउंसिल के जो मेंबर थे वो मेंबर कितने थे, वो 4 थे। तो मेंबर 4 से 3 कर दिए गए। 4 से 3 कर दिए गए। तो इनमें जो 3 थे, इनमें से जो 3 थे, 3 में से एक जो था वो कम कर दिया गया। तो जो 4 थे, यानी कि टोटल अगर गवर्नर जनरल को भी काउंट कर लिया जाता पहले वाले में, तो गवर्नर जनरल उसके अलावा
4 सदस्य और हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसको वो वाली सीट दी गई, यानी कि यहाँ पर 3 सदस्य और एक जो स्थान था उस एक स्थान पर मुख्य सेनापति को रखा गया। तो मुख्य सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति था वो था गवर्नर जनरल, जो कि उस समय में वहां का कौन था गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस, यानी कि कॉर्नवालिस को यहाँ पर उस जगह पर रखा गया, यानी कि मुख्य सेनापति को उसका स्थान दिया गया। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर इस अमेंडिंग इस बिल में जो आया था वो आया था भारत में कंपनी के जो अधिकृत प्रदेश थे, ठीक है ना, उसमें पहली बार एक नाम रखा गया था जिसको कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया, यानी कि इस बिल में ये नाम जोड़ा गया था पहली बार, जिसमें कि पहली बार ये बोला गया तो ये ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश है। ठीक है ना, तो इसमें ये नाम जोड़ा गया क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर पूरा का पूरा शासन अपने अधिकार में जो क्षेत्र ले लिए गए थे उन क्षेत्रों को कहा गया था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। क्या कहा गया था? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया उनको पहली बार इस बिल में। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट जो कि इस बिल में मिला वो था संचालन मंडल के द्वारा तैयार किए जाने वाले जितने भी पत्र थे या आज्ञा थी वो नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। तो संचालन मंडल था, जो भी यहाँ पर पत्र व्यवहार होता था, जो भी ड्राफ्टिंग होती थी या फिर जो भी यहाँ पे परमिशन ली जाती थी, वो कंट्रोल बोर्ड जो बनाया गया था जो कि 6 मेंबर जिसमें हुआ करते थे, उस 6 मेंबर्स के का जो बोर्ड था जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, उसके सम्मुख रखे जाते थे। यानी कि संचालन मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सामने रखना पड़ना आवश्यक था, और नियंत्रण बोर्ड इन पत्रों को इतना पावर रहता था कि इन पत्रों में अगर कुछ भी चेंजेस करने होते थे वो चेंजेस करने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्राप्त था, यानी कि वो इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता था। देन उसके बाद में इसको आगे इंग्लैंड भेजने का पावर जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में था। यानी कि जितना भी पत्र व्यवहार होता था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रास्ते से होकर जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस पर पूरा का पूरा राइट रखता था, अगर कुछ परिवर्तन करना होता था तो वो परिवर्तन यहाँ से करके आगे बढ़ाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर कंपनी के जो डायरेक्टर्स थी उनकी एक गुप्त सभा भी बनाई गई थी, जो कि अधिकार सभा या फिर संचालन मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे, ठीक है ना, जो जिनको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक गुप्त सभा, यानी कि एक गुप्त मीटिंग की भी एक सभा बनाई गई थी जिसमें कि वो गुप्त चर्चा करते थे, और उसके बाद में उसको अधिकार सभा या फिर उसको संचालन मंडल के सभी आदेशों को वो भारत वहां से आदेशों को भारत भेजती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट था जो कि इस एक्ट में आया, इसमें मद्रास और जो बॉम्बे की जो गवर्नर थी उन गवर्नरों की सहायता के लिए यहाँ पर 3 सदस्यों की परिषदों का भी गठन किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे की सहायता के लिए 3 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3, और इस तरीके की एक परिषद यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी जो कि इन गवर्नरों की मदद करती थी, इनकी सहायता करती थी। ठीक है ना, एक काउंसिल का गठन किया गया था 3 सदस्यों वाली, मद्रास के लिए अलग और बॉम्बे के अलग। साथ ही साथ में यहाँ पर अमेंडमेंट, यहाँ पर जो उस समय के देसी राजा थे उनके लिए भी यहाँ पर एक अमेंडमेंट देखने को मिलता है, वो भी आप बिल्कुल याद कीजिएगा। 1784 के इस पीस इंडिया एक्ट में देसी राजाओं से युद्ध और संधि से पहले, यानी कि उस समय पूरी तरीके से यहाँ पर न्यूट्रल रखने के लिए बात की गई थी, और पीस इंडिया एक्ट में ये कहा गया था
कि जब भी आपको कोई युद्ध करना है या फिर कोई भी संधि करनी है तो गवर्नर जनरल को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, और बिना परमिशन के आप यहाँ पे किसी भी देशी राजाओं के साथ में ना युद्ध कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसी ट्रीटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी है देशी राजाओं के साथ में देशी राजाओं के साथ में यहाँ पर ना तो युद्ध हो सकता था उस समय, युद्ध या संधि से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी जरूरी है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे स्वीकृति अनिवार्य है। स्वीकृति अनिवार्य थी यहाँ पर, यानी कि उनकी स्वीकृति के बिना यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी संधि हो देशी राजाओं के साथ में या युद्ध करना हो तो पहले परमिशन, और परमिशन अगर वो दे देते थे देन उसके बाद में वो उसको स्टार्ट करते थे कौन, गवर्नर जनरल। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, वो था कॉर्नवॉल। ठीक है, तो ये एक तरीके की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक पॉइंट और लिखिएगा जो कि है भारत में अंग्रेजी अधिकारों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए, यानी कि भारत में जो अंग्रेजी अधिकारी उस समय हुआ करते थे, यानी कि उस समय जो अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या फिर अन्य अफसर जो उस समय भारत में सर्विस कर रहे थे इंग्लैंड की सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर जो भी मुकदमा चलाता था वो मुकदमा के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी इस अमेंडमेंट के तहत। देखिए भारत में रहने वाले जितने भी अफसर थे अंग्रेजी अफसर, उसके लिए कोर्ट में एक अलग, वो इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। भारत में कार्य करने वाले अंग्रेजी अधिकारी, ये जरूर नोट कीजिएगा, अंग्रेजी अधिकारी थे वो, किसी के लिए नहीं, जो भी यहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी थे उस पर अगर कोई भी मुकदमा चलना होता था, कोई भी अगर किसी तरीके की का कोई भी कानूनी पचड़े वो फंस जाते हैं तो मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ये 1784 यानी कि 1784 के जो पीस इंडिया एक्ट थे उसमें जोड़े गए थे। तो ये सारे पॉइंट एक एक करके आपको सारे याद करने हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो 6 कमिश्नर यहाँ पे बने थे सबसे पहले। उसके बाद में भारत में अंग्रेजों के जो अधिकृत क्षेत्र था, ठीक है ना, उस पर भारत में जो अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र था उस पर अधिकार, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर जो नियुक्ति थी वो सम्राट के द्वारा की जाती थी, इसमें कि एक ब्रिटेन का अर्ध मंत्री होता था, एक विदेश सचिव और 4 सम्राट के द्वारा यहाँ पे जो प्रिवी काउंसिल थी उसके सदस्यों को यहाँ पर चुनाया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ में बॉम्बे और मद्रास के लिए अलग से यहाँ पर गवर्नर जनरल के अधीन जो जो भी होते थे वो जो, यानी कि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और यहाँ पर जो काउंसिल थी उस समय 1773 की जो काउंसिल थी उसमें टोटल जो मेंबर हुआ करते थे प्रिवी ऑफ काउंसिल में वो 4 हुआ करते थे, 4 में से 1 कम कर दिया गया था, 3 कर दी गई थी। और वो एक जो था वो गवर्नर जनरल को, जो कि उस समय का वहां का सेनापति हुआ करता था, उसको जोड़ दिया गया था वहां पे, यानी कि उसके पास में वो पावर आ गए। और ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम पहली बार इस बिल में जोड़ा गया था यहाँ पे कि ब्रिटिशों का शासन हुआ करता। ठीक है,
साथ ही साथ में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए गुप्त सभा की भी व्यवस्था की गई थी, जो कि सीधे के सीधे जो भी थी वो भारत में भेजने का काम करती थी, जो भी मैसेज हुआ करता था। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की सहायता के लिए एक यहाँ पर 3 मेंबर्स के एक परिषद का भी गठन किया गया था इस अधिनियम के तहत। और देशी राजाओं के साथ में अगर युद्ध और ट्रीटी करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पर स्वीकृति लेनी होगी, देन उसके बाद में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहां के उस समय का जो गवर्नर जनरल था और भारत में कार्य करने वाले जितने भी अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड में एक नए कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि 1784 के पीस इंडिया एक्ट में आते हैं। तो इस क्लास में मैंने यहां तक पूरा आपको कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास में हम समझेंगे अगला अधिनियम, जो कि 1786 का अधिनियम कहलाता है, एक्ट ऑफ 1786 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि उस समय के 1786 में कॉर्नवालिस को यहाँ पर इसी के तहत यहाँ पर आगे बढ़कर यहाँ पे कॉर्नवालिस को यहाँ पर गवर्नर भी नियुक्त किया गया था और साथ में उसको पूरे पावर दी गई थी। तो पहले ही गया था यहाँ पर, लेकिन उससे पहले का जो गवर्नर था उसके अंदर में यहाँ पर काम होता था। तो कॉर्नवालिस को पावर यहाँ पर जो मिली थी वो 1786 में मिली थी। 1786 लेके यहाँ पर 1793 तक के जो गवर्नर रहा था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा था। उससे पहले जो गवर्नर था उसको ये पूरे पावर दिए गए थे, जो कि 1784 में दिए गए थे। ठीक है ना। तो ये जो एक्ट था ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक्ट, ना कि वो जो कि मैंने उस समय आपको बता दिया, शायद मैंने गलती से आपको यहाँ पर लिखा था। ये जो एक्ट है ये कॉर्नवालिस एक्ट नहीं था, ठीक है, इसको आप हटा लीजिएगा। तो वो जो एक्ट है, ये जो एक्ट है ये इसके बाद में आएगा, जो कि 1786 के अधिनियम में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट सिर्फ 1781 को याद रखिएगा, ये 1781 का अमेंडमेंट एक्ट था, ना कि कॉर्नवालिस का अमेंडमेंट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर याद रहा मेरे को, अब याद आ गया था, तो मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे। ये 1781 का अमेंडिंग एक्ट था। इसके बाद में 1784 का जो पीस इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद 1786 में जब अधिनियम बनता है, उस अधिनियम के तहत यहाँ पर कॉर्नवालिस को लाया जाता है और कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन यहाँ पर 1784 का जो पीस इंडिया एक्ट है वो काफी ज्यादा मायने रखता है और उसकी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए ये क्लास नहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम 1786 का अधिनियम देखेंगे और उसके जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स है वो समझेंगे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर दूसरा एक और अधिनियम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो है 1793 का चार्टर कानून, जिसको कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टोटल दोनों जो एक्ट हैं इनको हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो मेरी क्लास को आप इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि आप कंटिन्यू इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसको। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस क्लास टिल एंड।